आज हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस का 12th चैप्टर लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो ये पिरामिड देख रहे हैं, ये एक तरह से हमारे देश के गवर्नेंस का पूरा नक्शा है। ये हमें बहुत आसानी से समझाता है कि इंडिया में शासन यानी गवर्नमेंट आखिर चलती कैसे है। दिल्ली में बैठी नेशनल गवर्नमेंट से लेकर हमारे अपने शहर और हमारे मोहल्ले तक। तो चलिए इसी नक्शे को फॉलो करते हैं। हम इस पिरामिड के बिल्कुल टॉप से अपनी जर्नी शुरू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप नीचे आएंगे ताकि हम समझ पाएं कि हर एक लेवल का आखिर रोल क्या है। सबसे ऊपर यानी इस पिरामिड की चोटी पर है यूनियन गवर्नमेंट। ये वो सरकार है जो पूरे देश के लिए काम करती है। देश की सुरक्षा मतलब डिफेंस, दूसरे देशों से कैसे संबंध होंगे, रेलवेज, करेंसी, ये सारे बड़े फैसले यही लिए जाते हैं। अब उसके ठीक नीचे आती है स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु, इन सब की अपनी अपनी सरकार होती है और ये उस स्टेट के मामलों को देखती है, जैसे वहां की पुलिस, पब्लिक हेल्थ, खेतीबाड़ी और लोकल ट्रांसपोर्ट। और आखिर में इस पिरामिड का बेस जो हम आम लोगों से सबसे ज्यादा क्लोज है, सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, वो है लोकल गवर्नमेंट। यही वो सिस्टम है जो हमारी डे टू डे लाइफ से सीधा सीधा कनेक्ट करता है। हमारी गली की सड़क, पानी की सप्लाई, साफ सफाई जैसे मुद्दों को यही संभालता है। अब देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहां, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ये सुनने में थोड़ा सा भारी शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब यह है कि एक डेमोक्रेसी तभी सबसे अच्छा काम करती है जब हम यानी आम नागरिक सिर्फ वोट देकर शांत न बैठ जाएं, बल्कि देश के कामकाज में एक्टिवली हिस्सा। अब यहां पर एक ट्विस्ट है। ये जो लोकल गवर्नमेंट है ना, ये दो अलग अलग हिस्सों में बंट जाती है। एक हिस्सा है गांव के लिए, जिसे हम पंचायती राज सिस्टम कहते हैं, और दूसरा हिस्सा है शहरों और कस्बों के लिए, जिसे अर्बन लोकल बॉडीज कहा जाता है। तो आज इस एक्सप्लेनर में हम अपना सारा ध्यान, पूरा फोकस इसी राइट साइड वाले हिस्से पर डालेंगे। हम गहराई से समझेंगे कि हमारे शहरों में गवर्नेंस का सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। तो ये रहा आपके सामने अर्बन लोकल बॉडीज का पूरा स्ट्रक्चर। देखिए, शहरों की जो जरूरतें होती हैं ना, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो गांवों से काफी अलग होती हैं, काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं। इसलिए उनके लिए ये एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम बनाया गया है। तो सबसे ऊपर कौन है स्ट्रक्चर में? यहां आते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल। इनमें मेन फर्क पॉपुलेशन यानी आबादी का है। जो बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, वहां होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसके हेड होते हैं मेयर। और जो थोड़े छोटे शहर हैं, उनके लिए होती है म्यूनिसिपल काउंसिल या नगर पालिका, जिसके हेड प्रेसिडेंट या चेयरमैन कहलाते हैं। तो ये जो 1 मिलियन यानी 10 लाख का फिगर है ना, इसको दिमाग में रखेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेंचमार्क है। जब कोई शहर इतना बड़ा हो जाता है तो उसकी जरूरतों को मैनेज करने के लिए एक बड़ी और पावरफुल बॉडी की जरूरत पड़ती है, और वही है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। फिर आती है एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज, नगर पंचायत। ये उन इलाकों के लिए है जो अभी बदल रहे हैं, जो पहले गांव थे और अब धीरे धीरे शहर बन रहे हैं। ये गवर्नमेंट उस ट्रांजिशनल फेज को मैनेज करती है ताकि वहां सड़कें, नालियां और स्ट्रीट लाइट्स की जरूरतें पूरी हो सकें। सोच के देखिए, इतने बड़े शहर को एक साथ मैनेज करना कितना मुश्किल है। इम्पॉसिबल है, राइट? इसलिए बड़े शहरों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिन्हें वार्ड्स कहते हैं। हर वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, जिसे हम काउंसलर कहते हैं, और इनकी एक वार्ड कमेटी होती है जहां आप जाकर अपनी बात, अपनी परेशानी उनके सामने रख सकते हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो कौन है? वह है हम लोग, द पीपल ऑफ द वार्ड। हम ही हैं जो वोट देकर काउंसलर चुनते हैं। हम ही हैं जो टैक्सेस देते हैं, जिससे शहर चलता है। हम ही इस पूरे सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा है। ओके, स्ट्रक्चर समझ लिया, मेयर, काउंसलर, वार्ड्स, सब क्लियर हो गया। लेकिन असली सवाल तो यह है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम आखिर आपके लिए, हमारी डेली लाइफ के लिए करता क्या है? तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, यह समझना कि जो लोकल बॉडीज हैं, इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर आखिर असर क्या पड़ता है। चलिए देखते हैं इनके सबसे इंपॉर्टेंट काम। और ये लिस्ट इनके डायरेक्ट इंपैक्ट को दिखाती है। ये सिर्फ कोई लिस्ट नहीं है, ये हमारी बेसिक जरूरतें हैं। वाटर सप्लाई मतलब सिर्फ नल में पानी आना नहीं, बल्कि साफ पानी आना। रोड मेंटेनेंस का मतलब है कि आपकी गाड़ी सड़क के गड्ढों में ना फंसे। स्ट्रीट लाइटिंग से रात को सड़कों पर सेफ्टी रहती है। सैनिटेशन यानी कचरे का ठीक से कलेक्शन हो ताकि बीमारियां ना फैलें। और पब्लिक पार्क्स, जहां बच्चे खेल सकें और बड़े लोग आराम से घूम सकें। ये सब इन्हीं बॉडीज की जिम्मेदारी है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, ये पिरामिड का वो बेस है जो हम लोगों के सबसे करीब है।
अगर आपके घर के सामने कचरा पड़ा है या स्ट्रीट लाइट खराब है तो आप सीधा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को फोन नहीं करेंगे, राइट? आप सबसे पहले अपने काउंसिलर या लोकल म्युनिसिपल ऑफिस तक ही पहुंचेंगे। यही सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है, एक्सेसिबिलिटी। तो हमारा अगला टॉपिक है अर्बन लोकल बॉडीज। चलिए आज ना हम उस सिस्टम को डिकोड करते हैं जो हमारे शहरों को, हमारी गलियों को, बेसिकली हमारी पूरी डेली लाइफ को मैनेज करता है। पता है ये एक इतना पावरफुल सिस्टम है जो आजादी के बाद से ही शहरी इंडिया को शेप कर रहा है। पर सच कहूं तो हम इसके बारे में ज्यादातर सोचते ही नहीं। तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। एक मिनट के लिए सोचिए, आपने कभी सोचा है कि हमारा शहर आखिर चलता कैसे है? ये जो साफ सुथरी सड़कें दिखती हैं, घरों तक जो पानी आता है, बच्चों के खेलने के लिए पार्क्स हैं और रात को ये जो स्ट्रीट लाइट्स जगमगाती हैं, इन सब की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? कौन है जो ये सब मैनेज कर रहा है? इसका जवाब ना एक ऐसे सिस्टम में छुपा है जिसे सीधे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है। और पता है क्यों? ताकि शासन यानी कि गवर्नेंस सीधा आपके दरवाजे तक पहुंच सके। और इसी सिस्टम को हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन। तो इस सिस्टम का ऑफिशियल नाम है अर्बन लोकल बॉडीज या शॉर्ट में यूएलबीज। बेसिकली ये वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे शहरों और कस्बों को एडमिनिस्टर करती हैं। और ये कोई मामूली चीज नहीं है, इन्हें प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिला है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू। अब देखिए इंडिया में ना ये 3 तरह के होते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। पहला है नगर पंचायत, ये उन एरियाज के लिए है जो अभी गांव से शहर बन रहे हैं। फिर आता है म्युनिसिपल काउंसिल जो छोटे शहरों के लिए होता है। और आखिर में आती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बड़े बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इन सब के लिए है। लेकिन इन यूएलबी की जो पूरी ताकत है, इनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पर टिका हुआ है। और वो प्रिंसिपल है डिसेंट्रलाइजेशन। हिंदी में कहें तो विकेंद्रीकरण। इसका मतलब बहुत सिंपल है, पावर को एक सेंट्रल जगह से उठाकर लोकल लेवल तक, यानी कि सीधा लोगों तक पहुंचाना। अब इससे होता क्या है? इससे ये इंश्योर होता है कि फैसले वो लोग लें जिन पर उन फैसलों का सीधा असर पड़ने वाला है। मेक सेंस, राइट? देखिए ये कोट इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देता है। ये कहता है कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां एक एरिया के लोग साथ आकर अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और अपने लिए सबसे बेहतर फैसले लेते हैं। सोच के देखिए, ये हमारे लिए फैसले लेने की बात है, ना कि हम पर फैसले थोपने की। कितना बड़ा डिफरेंस है। ओके, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहां एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है ना। एक इतना बड़ा शहर जहां लाखों लोग रहते हैं, इतने सारे अलग अलग मोहल्ले, आखिर हर एक नेबरहुड को अकेले इफेक्टिवली मैनेज कैसे किया जा सकता है? तो इसका सल्यूशन बहुत ही स्मार्ट और इफेक्टिव है। आइडिया यह है कि पूरे शहर को आसानी से मैनेज किए जा सकने वाले छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दो और इन्हीं यूनिट्स को हम कहते हैं वार्ड्स। अब देखिए, हर वार्ड की ना अपनी एक वार्ड कमेटी होती है। आप इनको कम्युनिटी की आंख और कान समझ लीजिए। इनका काम क्या है? ये लोग हेल्थ कैंप्स लगवाते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर कैंपेन चलाते हैं और अपने एरिया की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम पर नजर रखते हैं। मान लीजिए कहीं पानी लीक हो रहा है, कोई नाली ब्लॉक हो गई है या स्ट्रीट लाइट खराब है, यही लोग हैं जो इन इश्यूज को मेन यूएलबी तक रिपोर्ट करते हैं। तो ये तो हुई वार्ड लेवल की बात। अब थोड़ा ऊपर उठकर देखते हैं कि पूरे अर्बन लोकल बॉडी की यानी पूरे शहर की लोकल गवर्नमेंट की टू डू लिस्ट में क्या क्या शामिल होता है। चलिए लेट्स लुक एट द बिगर पिक्चर। और बिलीव मी, इनकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। सोच के देखिए, शहर की प्लानिंग से लेकर पब्लिक हेल्थ और सफाई का ध्यान रखना इनका काम है। सड़कें, फ्लाईओवर्स और स्ट्रीट लाइटिंग जैसा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और उसे मेंटेन करना इनका काम है। हमारे घरों और इंडस्ट्रीज तक पानी पहुंचाना, पार्क्स और प्लेग्राउंड्स को मेंटेन करना, बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करना, ये सब यही करते हैं। इतना ही नहीं, स्लम्स को बेहतर बनाना और गरीबी हटाने की स्कीम्स लागू करना भी इन्हीं के काम में आता है। इट्स अ ह्यूज लिस्ट। लेकिन एक मिनट रुकिए, इतना बड़ा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, इतनी सारी जिम्मेदारियां, आपको लग रहा होगा कि बस यही है, पर नहीं, ये पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। सच तो यह है कि यह सिस्टम अकेले आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये तब तक असरदार तरीके से काम कर ही नहीं सकता जब तक इसका सबसे जरूरी हिस्सा इससे ना जुड़े। और वो हिस्सा कौन है? वो है आप। जी हां, आप, शहर में रहने वाला हर एक नागरिक। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। इसको ना आप एक पार्टनरशिप के मॉडल की तरह देखिए। इट्स अ टू वे स्ट्रीट। एक तरफ से गाड़ी नहीं चल सकती। मतलब गवर्नमेंट बॉडीज तभी ठीक से काम कर पाती हैं जब हम यानी शहर के लोग एक्टिव होकर अपनी ड्यूटीज, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। अगर आसान शब्दों में कहूं ना, तो ये अपने शहर, अपने मोहल्ले के लिए ओनरशिप लेने की बात है।
थोड़ी सी केयर और कंसर्न दिखाने की बात है। बस ये समझने की बात है कि ये शहर सिर्फ सरकार का नहीं है, ये हम सबका है। तो सवाल है कि ये पार्टनरशिप आखिर बनती कैसे है? एक्चुअली बहुत ही सिंपल एक्शन से। एक एग्जांपल लेते हैं। जब आप अपने घर में गीला और सूखा कचरा अलग करते हैं तो पता है क्या होता है? यूएलबी के लिए उससे कलेक्ट और प्रोसेस करना अचानक से बहुत आसान हो जाता है। या फिर जब आप सड़क पर कोई वाटर लीकेज देखते हैं या कोई खराब स्ट्रीट लाइट और उसे तुरंत रिपोर्ट करते हैं तो आप ना सिर्फ पानी जैसे प्रेशियस रिसोर्स को बचाते हैं बल्कि सबकी सेफ्टी भी इंश्योर करते हैं। सोच के देखिए, आपका एक छोटा सा एक्शन पूरे सिस्टम को कितना बेहतर बना सकता है। और आखिर में ये कोट पूरी बात को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझा देता है कि एक शहर की महानता उसकी ऊंची इमारतों से नहीं बल्कि उसके सिटीजन्स के एक्टिव पार्टिसिपेशन और उनकी जागरूकता से नापी जाती है। अल्टीमेटली आपका शहर कितना बेहतर होगा ये सिर्फ सिस्टम पर नहीं, ये आप पर भी डिपेंड करता है। इस बारे में सोचना जरूर। हमारा अगला टॉपिक है अर्बन लोकल बॉडीज। कभी सोचा आपने कि जिस शहर में आप रहते हैं वो आखिर चलता कैसे है? कौन है जो इतनी बड़ी बड़ी सिटीज को मैनेज करता है? इसके पीछे ना एक पूरा सिस्टम काम करता है और आज हम उसी सिस्टम की हर एक परत को खोलकर बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक नंबर से। 7। ये बस एक नंबर नहीं है, ये एक शहर की ऐसी कामयाबी की कहानी है जो उसने एक या दो बार नहीं बल्कि लगातार साल दर साल हासिल की है। जरा सोचिए ये नंबर आखिर है क्या? ये शानदार काम किया है इंदौर ने। जी हां, गवर्नमेंट की स्वच्छ सर्वेक्षण स्कीम के अंडर इंदौर को लगातार 7 सालों से इंडिया की सबसे साफ सिटी यानी क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिल रहा है। कैन यू इमेजिन? 7 साल लगातार। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंदौर आखिर ये कर कैसे रहा है? ऐसी सक्सेस के पीछे है एक वेल ऑयल्ड मशीन, एक पूरा सिस्टम जो शहर को चलाता है। चलिए अब हम इसी सिस्टम को, हमारे शहरों के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को आराम से समझते हैं। देखिए, इंदौर हो या चेन्नई, ऐसे बड़े और सक्सेसफुल शहरों को चलाने की जो सबसे बड़ी पावर है वो होती है उनकी हाईएस्ट अर्बन बॉडी के पास, और इसको हम कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो शहर की सारी प्लानिंग, डेवलपमेंट और डेली नीड्स का ध्यान रखती है। लेकिन हर शहर के लिए सेम सिस्टम नहीं होता, सब कुछ डिपेंड करता है पॉपुलेशन पर। सबसे पहले आते हैं बड़े शहर जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, वहां होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या महानगर निगम। फिर आते हैं थोड़े छोटे शहर 1 लाख से 10 लाख की पॉपुलेशन वाले, जहां म्युनिसिपल काउंसिल या नगर पालिका काम करती है। और आखिरी में आते हैं नगर पंचायत, जो उन इलाकों में होते हैं जो अभी शहर बनने की प्रोसेस में है। पर ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना म्युनिसिपैलिटीज का, कॉर्पोरेशंस का, ये आइडिया आया कहां से? इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और इसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। मिलिए इंडिया की सबसे पहली म्युनिसिपल बॉडी से, द मद्रास कॉर्पोरेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 29 सितंबर 1688 में। हां, आपने सही सुना, 1688। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे बनाया था और आज हम इसी इंस्टीट्यूशन को ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं। हिस्ट्री में ना 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स हैं। पहला 1688 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन असली गेम चेंजर था 1792। इस साल ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास करके इस कॉर्पोरेशन को म्युनिसिपल टैक्स लेने की पावर दी, और यही वो मोमेंट था जहां से इन बॉडीज को फाइनेंशियल पावर मिलनी शुरू। तो टैक्स की बात शुरू हो ही गई है तो चलिए इस मनी ट्रेल को फॉलो करते हैं। अब सवाल यह है कि इनके पास पैसा आता कहां से है? आखिर इनका फाइनेंशियल इंजन चलता कैसे है? लेट्स फाइंड आउट। मोटे तौर पर इनके पास पैसा कलेक्ट करने के 4 रास्ते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सोर्स है टैक्सेस, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स। फिर आती हैं फीस एंड चार्जेस, जो हम पानी या सफाई जैसे सर्विसेज के लिए पे करते हैं। तीसरा है ग्रांट्स, यानी फाइनेंशियल हेल्प जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है। और चौथा है फाइन्स एंड पेनाल्टीज, जो नियम तोड़ने पर लगते हैं। ओके, तो शहर ने इन अलग अलग सोर्सेज से पैसा जमा कर लिया, लेकिन इस पैसे का होता क्या है? ये सारा पैसा जाता कहां है? आखिर में ये पैसा घूमकर हम लोगों पर ही खर्च होता है, उन सर्विसेज के फॉर्म में जिनको हम हर रोज यूज करते हैं। सोचिए, आपके घर के बाहर की सड़क, आपके घर में जो पानी आता है, जो कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है, रात में जो स्ट्रीट लाइट्स जलती हैं, यहां तक कि पार्क्स जहां आप घूमने जाते हैं, ये सारी की सारी जरूरी सर्विसेज इसी पैसे से फंड की जाती हैं। एक शांत गांव और एक शोर से भरा शहर। आखिर इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है? आप शायद सोचेंगे कि अरे कुछ भी नहीं, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस शोर और शांति के बीच एक बहुत ही पावरफुल चीज है जो इन दोनों को एक करती है। चलिए पता लगाते हैं। तो इस सफर में मिलिए हमारे 2 गाइड से,
ये हैं समीर, एक यंग मैन जिनकी जड़ें अपने गांव से गहरी जुड़ी हैं, और ये हैं अनीता, एक डायनामिक प्रोफेशनल जो शहर की इस फास्ट पेस लाइफ को नेविगेट कर रही हैं। अब वो अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। समीर का गांव एक ऐसी जगह है जहां सुबह शांति से होती है और रिश्ते ना बहुत गहरे होते हैं। वहां हर कोई आपका नाम जानता है और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए हाथ हमेशा आगे रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ है अनीता का शहर, आवाजों और रोशनी का एक वाइब्रेंट कोलाइडोस्कोप, एक ऐसी जगह जहां लोग अपनी इंडिपेंडेंस और प्राइवेसी को बहुत वैल्यू करते। तो क्या इसका मतलब यह है कि शहर बस एक ऐसी जगह है जहां लोगों के दिल नहीं मिलते? क्या ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और भीड़-भाड़ के बीच में कम्युनिटी का वो स्पिरिट, वो अपनापन कहीं खो जाता है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर देगा। अनीता एक ऐसी पावरफुल कहानी बताती हैं जो हमारी इस सोच को बिल्कुल चैलेंज करती है। उनके शहर में जब एक हादसे के बाद एक घर गिर गया तो अथॉरिटीज से पहले पता है कौन आगे आया? लोग। वहां के लोग खुद आगे आए। अजनबी लोग एक कॉमन पर्पस के लिए एक साथ आ गए, लोगों की जान बचाने में जुट गए। ये है शहर में छुपी हुई कम्युनिटी की असली ताकत। कम्युनिटी एक्शन की ये कहानियां, चाहे गांव की हों या शहर की, हमें डेमोक्रेसी के एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाती हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये बस एक सिंपल सा आइडिया है कि लोग जहां वो रहते हैं वहीं अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकते हैं। समीर के गांव में ये काम करती है ग्राम पंचायत। आप इसे गांव की अपनी मिनी पार्लियामेंट समझ सकते हैं। ये वही जगह है जहां सड़क बनाने से लेकर साफ पानी इंश्योर करने तक सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। ये गांव की आवाज है गांव के लिए। लेकिन असली पावर किसके हाथ में है? वो है ग्राम सभा के पास। और इसमें गांव का हर एक अडल्ट मेंबर शामिल होता है। इसका मतलब है कि हर एक आवाज मायने रखती है। हर एक इंसान का अपने कम्युनिटी के फ्यूचर में एक डायरेक्ट से होता है। ये है डेमोक्रेसी अपने सबसे प्योर फॉर्म में। अच्छा, अब चलिए वापस अनीता के शहर चलते हैं। एक इतने बड़े फैले हुए मेट्रोपोलिस में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम आखिर कैसे काम करता है? यहां ये जिम्मेदारी म्यूनिसिपल बॉडीज की होती है, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी। शहर को ना एक जायंट पजल की तरह सोचिए, जिसका हर पीस एक नेबरहुड है। यहां के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे कि काउंसलर्स, वो लोग हैं जो इंश्योर करते हैं कि सारे पीसेस आपस में आराम से फिट हो जाएं और हर नेबरहुड की जरूरत पूरी हो। और इस सिस्टम का स्केल सच में माइंड ब्लोइंग है। पूरे इंडिया में 2.5 लाख से भी ज्यादा ग्राम पंचायत हैं। सोच सकते हैं आप, 250,000 मिनी डेमोक्रेसीज जो ग्रास रूट गवर्नेंस की ताकत का सबूत हैं। एक ऐसा नेटवर्क जो हमारे देश के फैब्रिक को बुने रखता है। लेकिन इतने बड़े सिस्टम में ये सोचना आसान है कि हम कितने छोटे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आवाज, एक अकेले इंसान की आवाज, सच में कोई फर्क ला सकती है? क्या एक बच्चा भी बदलाव ला सकता है? समीर की कहानी इस बात का एक पावरफुल रिमाइंडर है कि बदलाव हमेशा एक छोटे से एक्शन से शुरू होता है। जब उसने और उसके दोस्तों ने एक खतरनाक नीचे लटकती हुई बिजली की तार देखी तो वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने आवाज उठाई और उनकी हिम्मत की वजह से एक जानलेवा खतरा उनके मोहल्ले से हटा दिया गया। सोच के देखिए। और अनीता की ये रियलाइजेशन, यही तो आज की हमारी जर्नी का सबसे बड़ा टेक अवे है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ कुछ सालों में एक बार वोट डालना नहीं है। इसका असली मतलब है एक्टिव पार्टिसिपेशन, अपनी आवाज उठाना, अपनी कम्युनिटी की ओनरशिप लेना। तो चाहे आप एक शांत गांव में रहते हो या एक बसलिंग शहर में, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना, वो सेम रहता है। एक बेहतर फ्यूचर बनाने की ताकत आपके हाथों में है। ये वो बिग आइडिया है जो हम सबको एक साथ जोड़ता है। सोचिए जरा, क्या एक गांव और एक शहर में डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र एक ही तरह से महसूस होता है? शायद नहीं। चलिए आज इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं। तो सवाल यह है कि एक शांत सा गांव या फिर एक बसलिंग सिटी, इन दोनों में से डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र कहां ज्यादा अलाइव फील होता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? इसका जवाब हम ढूंढेंगे समीर और अनीता की कहानी से। लेट्स फाइंड आउट। तो पिक्चर दिस, हमारी कहानी शुरू हो रही है एक गांव में। यहां रहता है समीर और उसकी लाइफ में एंट्री होती है अनीता की, जो एक बड़े शहर से आई है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। तो ये है समीर, गांव का लड़का। वो अपनी कम्युनिटी में सबको जानता है, हर चीज से वाकिफ है। और दूसरी तरफ है अनीता, अ सिटी गर्ल। वो यहां अपने दादा दादी से मिलने आई है। उसके लिए गांव एक बिल्कुल अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और हां, दोनों एक दूसरे की लाइफ के बारे में जानने के लिए
काफी क्यूरियस। तो उनकी क्यूरियोसिटी से ही हमारा अगला पॉइंट निकलता है। आखिर इन दोनों जगहों की कम्युनिटी लाइफ में, मतलब लोग एक साथ कैसे रहते हैं, उसमें क्या फर्क है? लेट्स कंपेयर। समीर बताता है कि यहाँ गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं, एक फैमिली जैसा है। हम लोग खेत में भी साथ काम करते हैं, त्योहार भी साथ मनाते हैं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक अपनापन है। लेकिन अनीता कहती है शहर में वेल थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। लोग ज्यादातर इंडिपेंडेंट हैं, अपने काम से काम रखते हैं। कई बार तो आपको अपने नेक्स्ट डोर नेबर का नाम तक नहीं पता होता। लाइफ फास्ट है, क्राउडेड है और काफी नॉइजी भी। तो क्या इसका मतलब शहर में कम्युनिटी स्पिरिट है ही नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनीता एक इंसिडेंट शेयर करती है। एक बार हैवी रेन्स के बाद एक घर गिर गया और पता है क्या हुआ? आसपास से दर्जनों लोग जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, सब मदद के लिए दौड़ पड़े। तो हाँ, जरूरत पड़ने पर शहर भी एक हो जाता है। ये कम्युनिटी स्पिरिट आती कहां से है और इसको मैनेज कौन करता है? यहां रोल आता है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स का, मतलब वो बॉडीज जो हमारे लोकल एरिया के लिए डिसीजंस लेती हैं और काम करती हैं। तो समीर के दिमाग में एक नेचुरल सा सवाल आता है, जो घर गिरने वाला इंसिडेंट हुआ उसमें क्या गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती? डिसीजंस आखिर लेता कौन है? हुज इन चार्ज? और अनीता इसका जवाब देती है, बिल्कुल गवर्नमेंट हेल्प करती है। देखो, चाहे शहर हो या गांव, दोनों जगह हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इलेक्टेड लीडर्स, और लोकल बॉडीज भी होती हैं। इनका काम ही यही है कि वो लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करें। इस बार समीर अपने गांव का एग्जाम्पल देता है। वो बताता है कि उनके यहां विलेज पंचायत है। ये क्या है? ये एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी है, गांव की अपनी सरकार। इसमें चुने हुए मेंबर होते हैं जिनको हम पंच कहते हैं, और वो सब मिलकर गांव की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। तो चलिए इन दोनों सिस्टम्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। एक तरफ है ग्राम पंचायत। ये एक या कुछ छोटे गांव के लिए होती है जहां पॉपुलेशन कम है। इनका काम भी वैसा ही है, जैसे लोकल रोड्स, वाटर सप्लाई, गांव की लाइटिंग। दूसरी तरफ है शहर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये एक बहुत बड़े अर्बन एरिया को देखती है जहां पॉपुलेशन काफी डेंस होती है, तो इनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, द होल शबैंग। ओके, तो सिस्टम्स अलग हैं, एरिया अलग है, फंक्शंस अलग हैं, बट इससे आम इंसान को क्या फर्क पड़ता है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यह है कि क्या एक कॉमन पर्सन की आवाज इन सिस्टम्स में सुनी जाती है? चलिए इसका पता लगाते हैं। समीर का इस पर एक इंटरेस्टिंग टेक है। वो कहता है गांव में ना, क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं, तो पार्टिसिपेट करना, अपनी बात कहना बहुत आसान है। और फिर वो एक कमाल की बात कहता है कि कभी कभी हम बच्चों की आवाज भी सुन ली जाती है। इमेजिन दैट। और वो सिर्फ कह नहीं रहा, उसके पास एक सॉलिड एग्जाम्पल भी है। एक बार क्या हुआ, उनके गांव में एक इलेक्ट्रिक वायर बहुत नीचे डेंजरसली लटक रहा था। इतना नीचे कि वो एक घर की छत को ऑलमोस्ट टच कर रहा था। सोच सकते हैं कितना खतरनाक था ये। तो अब ऐसे में कोई क्या करेगा? समीर और उसके दोस्त चुप नहीं बैठे। वो लोग सीधे अपने ग्राम सभा मेंबर के पास गए, उन्हें प्रॉब्लम बताई और कहा कि इस इलेक्ट्रिक पोस्ट को शिफ्ट कर देना चाहिए। और आगे क्या हुआ? उनकी बात सुनी गई। सीरियसली, वो पोस्ट वहां से हटाकर एक सेफ जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। इट जस्ट गोज टू शो कि अगर आप अपनी आवाज उठाएं तो एक्शन होता है। डजंट मैटर कि आपकी एज क्या है। समीर की ये सिंपल सी कहानी असल में बहुत बड़ी बात सिखाती है। ये हमें सीधे डेमोक्रेसी के, मतलब लोकतंत्र के सबसे जरूरी उसूल पर ले जाती है। और इस पूरे डिस्कशन को अनीता एक लाइन में आखिर में परफेक्टली सम अप करती है। वो कहती हैं, आई सपोज दैट्स हाउ डेमोक्रेसी शुड वर्क। और वो बिल्कुल सही है। चाहे गांव हो या शहर, सिस्टम कोई भी हो, द कोर आइडिया इज द सेम, कि हर एक इंसान की आवाज मायने रखती है। एवरीवन्स वॉइस ट्रूली मैटर्स। तो इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल आपके लिए। आप अपनी कम्युनिटी में, अपने मोहल्ले में अपनी आवाज को कैसे सुनवा सकते हैं? क्या कोई ऐसी चीज है आपके आसपास जिसे आप बदलना चाहते हैं? इस पर सोचिए, क्योंकि याद रखिए, हर आवाज मायने रखती है।